ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सभी का ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर एपिसोड नंबर 10 में। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमें कैप्टन उनाहना और ज़ाराकी की फाइट कंटिन्यू दिखाई जाती है, जिसमें कि कैप्टन ज़ाराकी बीच बीच में अपनी सूद खो देते हैं। इस बात को लेकर वो थोड़े से अजीब अपने मन में सोच रहे होते हैं और साथ ही साथ उन्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होता है, क्योंकि वो एक बहुत ही शानदार फाइट लड़ रहे होते हैं अपनी कैप्टन उनाहना के साथ। इसी के साथ हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि कैप्टन ज़ाराकी और उनाहना होते हैं। कैप्टन उनाहना फाइट के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट ढूंढ रही होती है, इसलिए उनका लेफ्टिनेंट पूरी की पूरी एक डिस्ट्रिक्ट छान मारता है, लेकिन उन्हें ऐसा कोई नहीं मिलता जो कि कैप्टन उनाहना के साथ अपनी ब्लेड्स टकरा सके, यानी कि उनके बराबरी का कोई फाइटर हो। कैप्टन उनाहना के पीछे एक लाशों का बहुत बड़ा ढेर होता है। जो लेफ्टिनेंट होता है उसे ऐसा लगता है कि ये कैप्टन उनाहना का काम है, लेकिन कैप्टन उनाहना खुद ही हैरान हो जाती है उस ढेर को देखते हुए कि ये तो मैंने किया ही नहीं। तभी उसमें से एक चिलगोजा निकल के आता है। गाइस, ये चिलगोजा और कोई नहीं कैप्टन ज़ाराकी है। इसी के साथ इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और जो कैप्टन उनाहना होती है वो पहली बार अपनी फाइट को एंजॉय करती है, और वो भी किसी बच्चे के साथ। ये जो फाइट पास्ट में चल रही होती है, यहाँ पर कैप्टन उनाहना कमजोर होती है, और वो भी एक बच्चे से जो कि बिल्कुल पिद्दी सा है। जो कैप्टन ज़ाराकी होते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर को दबा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक गहरा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। जो कैप्टन ज़ाराकी होते हैं वो जब भी किसी से फाइट करते हैं, उनका अपोनेंट हमेशा उनसे कमजोरी होता है। ये पहली बार हुआ था कि कैप्टन उनाहना जैसा कोई उनके बराबरी का कोई फाइटर उनसे फाइट किया, लेकिन जैसे ही कैप्टन उनाहना यहाँ पे हारने वाली होती है, जो कैप्टन ज़ाराकी होते हैं वो अपना लेवल घटा देते हैं कैप्टन उनाहना से मैच करने के लिए, क्योंकि कैप्टन ज़ाराकी भी फाइट को एंजॉय करना चाहते हैं। इस चक्कर में कैप्टन ज़ाराकी की पावर यहाँ पे सप्रेस हो जाती है और एक जगह पे सील हो जाती है। कैप्टन उनाहना एक्सप्लेन करती है, तुम जब भी किसी पावरफुल अपोनेंट से फाइट करते हो जो कि तुमसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हें यह रियलाइज होता है कि तुम्हें अपनी पावर को बांध के रखने की जरूरत नहीं है, और तुम और ज्यादा ताकतवर बनते जाते हो। ये तुम्हारी वही पावर्स बाहर आती है जो कि तुमने मेरी कमजोरी की वजह से पहले दबा ली थी। और अब मेरा काम ये है कि मैं तुम्हें बार बार वो फीलिंग दूं कि मैं तुम्हारे से बहुत ज़्यादा ताकतवर हूं, और तुम्हें बार बार मारते जाऊं और तुम्हें बार बार हील करते जाऊं, क्योंकि बस तुम्हारे दिमाग को ये लगना चाहिए कि अपना अपोनेंट सामने बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और तुम भी अपनी पूरी पावर में आ सको, जो कि तुम एक टाइम पे पहले हुआ करते थे तुम्हारी फुल पोटेंशियल में। जो कैप्टन उनाहना की ये मेथड होती है वो पूरे तरीके से काम में आ रही होती है। कैप्टन ज़ाराकी जितनी बार भी मर रहे होते हैं और जितनी बार भी हील होते हैं, वो बार बार पहली बार से ज़्यादा ताकतवर होते ही जाते हैं। और अब फाइट में जो कैप्टन ज़ाराकी होते हैं वो कैप्टन उनाहना के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन उतने में ही कैप्टन उनाहना अपनी बांकाई को यहाँ पर एक्टिवेट करती है। कैप्टन उनाहना की बांकाई का नाम होता है हिनाजुकी, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही होती है, क्योंकि चारों तरफ खून ही खून यहाँ पर बह रहा होता है। ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कि जुजुत्सु काइसन में कोई अपना डोमेन यूज़ करता है। कैप्टन उनाहना थोड़ी सी वापस लीड में आ जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी यहाँ पे बांकाई एक्टिवेट करी होती है, लेकिन जो कैप्टन ज़ाराकी है वो वापस पावरफुल होते ही जाते हैं, और यहाँ पर अब भारी वापस पड़ने लग जाते हैं कैप्टन उनाहना के ऊपर। इसी के साथ कैप्टन उनाहना एक और बात एक्सप्लेन करती है अपने मन में। कैप्टन उनाहना कहती है, तुमने अपने अंदर एक ऐसी पावर खोजी है जिससे कि तुम अपनी पावर को सप्रेस कर सकते हो और अपनी बैटल्स को इटर्निटी तक एंजॉय कर सकते हो, और यहाँ पर मैंने एक ऐसी पावर खोजी है जिससे कि मैं सबको हील कर सकती हूँ और खुद को भी हील कर सकती हूँ, ताकि मैं इटर्निटी तक बैटल्स को एंजॉय कर सकूँ। लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही केम्पाची एग्जिस्ट होना चाहिए, दो केम्पाचीज का कोई काम नहीं। अगर दो केम्पाची एक दूसरे से मिलते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट अगर स्ट्रॉन्गेस्ट से फाइट करते हैं, तो वो सामने वाले को या तो मार देगा या तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। और मैंने यह डिसीजन बहुत पहले ही ले लिया है कि मुझे क्या करना है। इसी के साथ पास्ट में कैप्टन उनाहना कह रही होती है, ये जो बच्चा है ये वर्दी है केम्पाची कहलाने के लायक। जो कैप्टन ज़ाराकी होते हैं वो अपने पोटेंशियल को यहाँ पर अनलॉक कर लेते हैं, और वो पूरे तरीके से समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और उन्हें यह बातें भी याद आ जाती है कि उन्होंने किस तरीके से अपनी पावर को सप्रेस कर लिया था। कैप्टन ज़ाराकी कहते हैं, ये वही मज़ा है जिसे कि मैं हर स्ट्रॉन्ग अपोनेंट में ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये कहीं नहीं मिला। इसी बात पे जो कैप्टन ज़ाराकी होते हैं वो कैप्टन उनाहना को दिल से पूरे तरीके से अपने मन में थैंक यू कह रहे होते हैं। और भाई साहब, इसी के साथ जो कैप्टन ज़ाराकी होते हैं वो अपनी तलवार घुपा देते हैं, पूरे तरीके से आर के पार कर देते हैं कैप्टन उनाहना के। इसी के साथ कैप्टन उनाहना यहाँ पे मरने ही वाली होती है। कैप्टन उनाहना अपने आखिरी शब्दों में कहती है, ये एकदम हेवन की तरह था,
तभी कैप्टन ज़ाराकी कैप्टन उनाहना को पकड़ते हैं और कहते हैं प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ अभी मत मरो। तभी कैप्टन उनाहना कहती है मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम सोच रहे हो कि तुम पहले की ही तरह बोर होने वाले हो, लेकिन अभी भी कुछ दुश्मन है जो कि वर्दी है तुमसे लड़ने के, और कुछ दोस्त भी है जिनका कि तुम साथ दे सकते हो, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे पास कोई ऐसा पार्टनर है जो कि तुम्हारे साथ ही जाग चुका है। केम्पाची का जो टाइटल है उस टाइम पे मैं जो तुम्हें दे नहीं पाई, वो आज मेरे हाथ से छूटकर तुम्हारे पास जा रहा है, और आज से तुम हो नए केम्पाची। इतना कह के जो कैप्टन उनाहना होती है वो बेचारी मर चुकी होती है। जैसे ही कैप्टन उनाहना मर चुकी होती है, कैप्टन ज़ाराकी के कानों में एक आवाज़ आती है जो कि होती है भाई साहब कैप्टन ज़ाराकी की बांकाई की, और जो कैप्टन ज़ाराकी की बांकाई का नाम है वो भी यहाँ पे नहीं बताया गया है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है इचिगो के ऊपर और स्क्वाड 0 के मेंबर्स के ऊपर। अगला मेंबर जो होता है उसका नाम होता है ओइत्सु, और भाई ये ओइत्सु बहुत खतरनाक मेंबर होता है क्योंकि इसी बंदे ने क्रिएट किया है सारी की सारी ज़ानपाक्टोस को। इचिगो, रेंजी और कोन जैसे ही यहाँ पर पहुँचते हैं वो एक हॉल में जाते हैं जहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा ओइत्सु। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बहुत सारी लड़कियां मिलके इचिगो और रेंजी का वेलकम कर रही होती है। यहाँ पर जो इचिगो और रेंजी है वो ओइत्सु को बहुत बड़ा लल्लू समझ रहे होते हैं, लेकिन भाई इन्हें नहीं पता ये किस लेवल का खिलाड़ी है। इतने में यहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जो कि इचिगो और रेंजी को यहाँ से ले जाती है, और वो ले जाकर इचिगो और रेंजी को एक काले घने मतलब कमरे में फेंक देती है। इसी के साथ वहाँ पर ओइत्सु आता है और कहता है तुमने अभी जितने भी लोगों से मुलाकात की मैं उनमें से सिर्फ एकमात्र लिविंग बीइंग हूँ, बाकी सारे के सारे लोग ज़ानपाक्टोस थे। इतने में ओइत्सु के हाथ में रेंजी और इचिगो की बांकाई स्वाड आ जाती है जिससे कि ओइत्सु तोड़ देता है, मतलब वो पहले ही टूटी रहती है लेकिन टूटी हुई को और ज़्यादा तोड़ देता है, और वो कहता है ऐसी स्वाड्स जिन्हें कि उनका मालिक इज्जत या रिस्पेक्ट नहीं देता वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है और उन्हें तोड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ओइत्सु बताता है इस वक्त तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल ज़ानपाक्टोस से घिरे हुए हो, और अगर तुम जिंदा बचते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक नई ज़ानपाक्टो बनाऊंगा या फिर इन्हीं को रिपेयर करके दूंगा। यहाँ पर ये पता चलता है जितनी भी आसाउची होती है उन सभी का क्रिएटर भी अपना ओइत्सु होता है। आसाउची वो तलवारें होती है जिनका कोई नाम नहीं होता, उनको जो शुरुआती सोल रिपर्स होते हैं वो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसी को अवेकन करते हैं अपने सोल को उसके अंदर मिला के, जिसको कि बाद में आगे चल के वो खुद की ज़ानपाक्टो बनाते हैं और उसके अंदर बाद में बांकाई को एक्टिवेट करते हैं। इसी चीज़ के लिए ओइत्सु का नाम ब्लेड गॉड भी पड़ा होता है। और ये आसाउची यहाँ पर जितनी भी होती है जिनसे कि इचिगो और रेंजी घिरे हुए होते हैं, ये उनके ऊपर बहुत ही गंदे तरीके से अटैक करना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये उनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है ज़ानपाक्टो के लायक बनने के लिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो इचिगो और रेंजी अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं 71 आवर्स और 48 मिनट हो चुके होते हैं। इतने लंबे समय से ये लोग उन आसाउची से फाइट कर रहे होते हैं। जो रेंजी होता है वो बहुत अच्छा कर रहा होता है लेकिन इचिगो बहुत ही ज़्यादा खराब कर रहा होता है। ओइत्सु कहता है इचिगो तुम फेल हो और रेंजी तुम बहुत ही अच्छे तरीके से पास हो। ओइत्सु बताता है रेंजी प्रूव कर रहा है कि वो एक सोल रीपर है, इस कारण से वो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन इचिगो तुम सिर्फ एक इंसान हो इसलिए तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। इसी के साथ जो ओइत्सु होता है वो इचिगो के साथ बहुत ज़्यादा कठोर पेश आता है और उसे वापस भेज देता है उसकी जगह पे। वो चाहता है वो कुछ ना कुछ सीखे वहाँ जाके जो कि उसके पास्ट में हो चुका है, मतलब वो क्या है असलियत में इचिगो अपने आप को क्या मानता है और वो क्या है वो चीज़ वो सीख क्या है समझ। इसी के साथ हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिगो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो अपने आप को एक दुकान के सामने पाता है और वो एकदम वहाँ पे नॉर्मल इंसानों की तरह होता है। इसी के साथ भाई लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पर एपिसोड 10 हो चुका है ख़त्म। अब आने वाला है एपिसोड 11, उसका एक्सप्लेनेशन जल्दी इस चैनल पर मिलने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।